नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 9 क्षितिज पुस्तक काव्य खंड के बारे में। और जो हमारा पाठ चल रहा था वो था सुमित्रा नंदन पंत का। आज का वीडियो देखने से पूर्व आप सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय अवश्य पढ़ लें। इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और जिसने पढ़ लिया है वह ध्यान दे। कक्षा 9 क्षितिज पुस्तक काव्य खंड जो सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित पाठ है और उसमें उनकी रचना दी गई है ग्रामश्री। ग्रामश्री नाम से ही आपको बोध हो जाना चाहिए कि ग्राम का मतलब होता है गांव। तो यहां पर सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को एक प्रकृति प्रेमी कवि कहा गया है। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि या फिर चितेरा कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि होने के कारण प्रकृति से संबंधित प्रकृति की सुषमा सौंदर्यता का वर्णन करने का कार्य है हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत का। उन्हीं की रचना ग्रामश्री जो कक्षा 9 की पुस्तक में दी गई है, आज उस ग्रामश्री कविता का अर्थ और भावार्थ सहित हम समझेंगे। तो यहां पर ग्रामश्री कविता आपके सामने लिखी गई है। जिसके पास भी पुस्तक नहीं है या सहायक सामग्री पढ़ने के लिए नहीं है वह ध्यानपूर्वक इस कविता को देखें। यही कविता कक्षा 9 की पुस्तक में बताई गई है जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि हैं जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु हुई है 1977 ईस्वी में। अल्मोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ है उत्तराखंड में। इनकी रचना है ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता में क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूं कि ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण जो सौंदर्य है, फसलों हरियाली फसलें हैं या हरिमा युक्त जो फसलें हैं उनका सौंदर्य है, उनकी मनमोहकता है, उनकी वजह से गांव का जो दृश्य है कितना मनमोहक लगता है, उसी का वर्णन यहां पर कवि द्वारा किया गया है। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण परिवेश का सुंदर वर्णन यहां पर सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर 7 पैराग्राफ हैं। इन 7 का अध्ययन हम इस तरह से करेंगे कि हमें आज के बाद भविष्य में कभी भी अगर इनका अर्थ पढ़ने की जरूरत महसूस हो तो देखते ही हम इसका अर्थ कर दें। आसान भाषा में बिल्कुल आसान लैंग्वेज के साथ आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दोहा सुमित्रा नंदन पंत ग्रामश्री कविता से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनके हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तक खेतों में फैली हुई है क्या? मखमल की कोमल हरियाली। मखमल के समान, मखमल जैसी कोमल हरियाली दूर तक गांव में फैली हुई है। गांवों की बात की गई है कि गांव में जो खेत हैं उनमें दूर तक मखमल की कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल के समान कोमल हरियाली अर्थात हरी हरी फसलें फैली हुई है। जहां भी कवि की नजर जाती है वहीं पर हरा हरा मखमल सा नजर आता है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। लिपटी मतलब लिपटना, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। और इन हरी हरी फसलों पर जो ही सूर्य की किरणें पड़ती है चांदी की सी उजली जाली, और ऐसा लगता है कि उन पर चांदी के समान जाली बिखरी पड़ी है या चांदी के समान उनके ऊपर जाली डाली गई है। कहने का मतलब क्या है? हरी हरी फसलें हैं, हरी हरी फसलों पर सूर्य की जो किरणें गिरती हैं उनके गिरने पर ऐसा लगता है कि उन फसलों पर चांदी की जाली के समान वह प्रतीत हो रही है। तिनके के हरे हरे तन पर, और वो जो हरी हरी फसल लग रही है उनके हरे हरे जो तन हैं उनके तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल मतलब हिलना, हरित रुधिर का मतलब होता है हरा रक्त।
है रहा झलक, झलक का मतलब झरना, झलक मतलब दिखाई देना। उनके हरे हरे तन पर, उनकी हरे हरे जो सिराएं हैं, उनका जो तना है, उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि इनकी सिराओं में हरा खून बह रहा है। क्या बह रहा है? हरा खून बह रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूका, श्यामल का मतलब होगा यहाँ पे हरियाली युक्त धरती, हरियाली युक्त धरती पर झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है? नभ का चिर निर्मल नील फरक। नभ मतलब आकाश, निर्मल का मतलब निर्मल, फलक का मतलब एक फलक होता है जिसका एक झुका हुआ पॉइंट कह सकते हैं। तो हरियाली युक्त धरती पर आकाश का, आकाश नीला, आकाश निर्मल स्वच्छ रूप से एक फलक तक झुका हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये पहला पैराग्राफ अपना समाप्त होता है। अगले पर चलते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई गेहूं में जो बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभा वाली, उड़ती भीनी तेलांद गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। रोमांचित सी लगती, वही ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। रोमांचित सी लगती है वसुधा, वसुधा का मतलब होता है धरती। धरती में रोमांच पैदा हो जाता है, रोमांचित सी लगती है कब? आई गेहूं में जो बाली, गेहूं और जौ की जो फसल होती है जब उनकी बाली पक जाती है, अर्थात जो गेहूं की दंगी होती है जिसको हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं, जो बाली होती है वो जो ही पकती है उनमें बिल्कुल बारीक बारीक सुई के समान तिनके निकले हुए रहते हैं। उन तिनकों को एहसास करके धरती ऐसा लग रही है कि रोमांच पैदा हो गया है। गेहूं में जब बाली आ जाती है तो धरती को ऐसा लग रहा है या धरती में रोमांच पैदा हो रहा है। अरहर सनई के सोने की, अरहर की दाल होती है, सनई का मतलब शण का पौधा होता है जिसके तने से रस्सियां बनाई जाती है। अरहर सनई के सोने की, अरहर और सण का पौधा सोने के समान, अरहर और सण का पौधा सोने के समान लग रहा है। किंकणियां है शोभे वाली, किंकणियां का मतलब होता है कणकती, और कणकती में बसते हैं घुंघरू। उसी तरह अरहर और सण के पौधे की जो फलियां लगती है उनको ऐसा लगता है कि वो जब बजती है तो ऐसा लगता है जैसे कणकती की जो आवाज आती है, करधनी की आवाज आती है, उसी तरह से उनमें शोभा प्रदान करने वाली आवाज सुनाई दे रही है। उड़ती भीनी तेलांद गंध फूली सरसों पीली पीली, उड़ती भीनी, भीनी का मतलब होता है हल्की, तेलाक्त युक्त, तेल से युक्त गंध खुशबू, फूली सरसों पीली पीली। जब सरसों पर पीले पीले पुष्प फूलने लग जाते हैं तो चारों तरफ वातावरण में तेल से युक्त हल्की हल्की खुशबू आने लगती है। लो और लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, तीसी का मतलब होता है अलसी का पौधा, और हरी धरा जो हरियाली युक्त ये धरती है उस पर ऐसा लगता है कि नीले नीले पौधे निकल रहे हैं। और वो नीले पौधे काहे के निकल रहे हैं? अलसी के पौधे निकल रहे हैं, जो कि अलसी के नीले नीले पौधे धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं तीसरे में। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यहां पर फिर से ग्रामीण परिवेश की हरियाली का ही वर्णन किया गया, सजीव वर्णन किया जा रहा है कवि के द्वारा। कवि जब खड़ा होकर मेड़ पर खड़ा होकर देखता है तो उसे गांव की हरियाली की शोभा नजर आती है, और उसी शोभा को कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से कविता निर्माण करता है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल का मतलब होता है घुल मिलकर, घुल मिलकर। रंग रंग के फूलों में, ग्रामीण परिवेश में चारों ओर हरियाली, फसलों के बीच में रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे हैं, अलग अलग रंगों के फूल। हंस रही सखियां मटर खड़ी, और उनके अलग अलग रंगों के फूलों के बीच में मटर के जो पौधे हैं वह भी आसानी से हंसते हुए खिल रहे हैं। मखमली पेटियां सी लटकी, और ऐसा लग रहा है कि मखमल के समान पेटियां लटकी हुई है। छीमियां छिपाए बीज लड़ी,
छिमिया का मतलब यहाँ सेम की फली है, सेम का पौधा होता है उसकी फली की बात करिए। छिपाए बीज की लड़ी, कहने का मतलब क्या है, सेम की फली एक मटर की फली की, मटर के जो मटर होता है उसकी तरह की उसकी फली होती है, जो अंदर रंग बिरंगे बीज होते हैं, और उस सेम की फली में ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे बीज छिपाए हुए वह खड़ी हुई है। फिरती है रंग बिरंगी तितली, रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और उन फसलों के बीच में फिरती है, अलग अलग रंग की तितलियां उड़ती है, कभी इस पौधे पर, कभी उस पौधे पर, कभी उस पौधे पर। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, अलग अलग रंगों पर अलग अलग रंग की तितलियां उड़ती नजर आ रही है। इस चीज को देखकर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, खुद फूल, जो फूल खिल रहे हैं वह फूल भी अपने आप पर क्या आते हैं, फूले नहीं समाते हैं, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होता है। उन फूलों को स्वयं को ऐसा लगता है कि उन तितलियों के रूप में उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, ऐसा लग रहा है कि एक फूल उन तितलियों के रूप में एक फूल दूसरे फूल पर जाकर बैठ रहा है, फिर दूसरा फूल दूसरे पे बैठ रहा है, अर्थात वह तितलियां अलग अलग रंगों की है और फूल भी अलग अलग रंगों के हैं। तो फूलों को स्वयं को महसूस हो रहा है कि अलग अलग रंगों के फूल अलग अलग पेड़ों पर जाके बैठ रहे हैं। नंबर 4, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, झूड़े फूले आड़ू नींबू दाड़िम आंबू, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, चांदी और सोने के समान मंजरियों से, मंजरियां मतलब होती है आम के अंदर की गुठलियां, लद गई अमृतरु की डाली, आम के पेड़ अब आम के पेड़ अब किससे लद गए हैं, मंजरियों से, सोने और चांदी के समान जो मंजरे हैं उनसे लद गए हैं। कब, वसंत के महीने का, वसंत का महीना आने पर। झर रहे ढाक, और पलास अब क्या कर रहे हैं, झर रहे हैं पीपल के दल, और पीपल और पलास के जो दल हैं, पत्ते हैं, वह अब क्या हो गए, वसंत का महीना आते ही झर रहे हैं। और वसंत का महीना आते ही हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल भी क्या हो गई है, मदमस्त हो जाती है। कटहल महके कटहल मुल्कित जामुन, कटहल महकने लगे हैं और जामुन भी क्या हो गए, प्रसन्नता के साथ दिखाई दे रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी का मतलब होता है झाड़ियां, और जंगल में चारों तरफ हरी हरी झाड़ियां नजर आ रही है। फूले क्या, अड़ू के पेड़, नींबू, दाड़िम का मतलब होता है अनार। और अब वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली छा रही है, और आड़ू फूल गए हैं, नींबू, दाड़िम मतलब अनार, आलू गोभी बैंगन मूली, सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, पके हुए हरे दिखाई दे रहे हैं और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अमली से तरु की दाल जड़ी, लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो अगला जो है ये भी वसंत ऋतु की बात करी गई है यहाँ पे कवि के द्वारा। तो हम देखते हैं कि इसमें बता रहे पीले मीठे अमरूदों में। अब ग्रामीण परिवेश के वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब अमरूद पीले पड़ गए हैं, और जो जो वो पकते हुए जा रहे हैं अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, उन पर लाल लाल धारियां पड़ गई, अर्थात वह खाने योग्य हो गए हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और जो बेर हैं वह भी पक कर क्या हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। पीले होने के बाद उनको खा लिया जाता है, अर्थात वह भी पक गए हैं। अमली से तरु की डाल जली, अमली मतलब आंवला, तरु मतलब पेड़, डाल मतलब डाली, और पेड़ की डाली किससे लद गई है, आंवलों के गुच्छों से लद गई है। लह लह पालक, और पालक लहराने लगा है, लह लह का मतलब लहराना, और महमह का मतलब होता है महकना। पालक लहरने लगा है और धनिया महकने लगा है। लौकी और सेम की फली, लौकी और सेम की फली, मखमली टमाटर हुए लाल। लौकी और सेम की फली भी क्या हो गई है, फैल गई है, और मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल के समान जो टमाटर है वह क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं।
या टमाटर मखमल के समान लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों का मतलब होगा या मिर्ची, और मिर्ची पौधों पर मिर्चियों के गुच्छे लगे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे थैली में मिर्चियां डालकर पेड़ पर लटकाई गई हो, अर्थात एक पौधे पर ही इतनी मिर्चियां आई हुई है कि गुच्छे के समान हमें नजर आ रही है। आगे देखो, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपतशाही, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली के कंधों से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाप पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। यहां देखो, वही यहां पर गंगा के तट का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, गंगा की सतरंगी रेती, गंगा के किनारे 7 रंग की तरह, या गंगा के किनारे रेत फैली हुई है। उस रेत पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वहां ऐसा लगता है कि जैसे 7 रंग की, अलग अलग रंग की रेत वहां बिखरी हुई है। बालू के सांपों से अंकित, और हवा चलने पर उन पर ऐसी लकीरें पड़ गई है जैसे वहां पर क्या है, सांप ही सांप दिखाई देते हों। सुंदर लगती सरपत छाई, और चारों तरफ सरपत, सरपत का मतलब होता है घास, जो चारों तरफ घास उग आई है वह भी बड़ी सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा नदी के तट पर जो तरबूजों की खेती की जाती है वहां तरबूज इतने दिखाई दे रहे हैं कि बड़े मनोहर लग रहे हैं। उसी तट पर अंगुली के कंघों से बगुले, अपनी उंगली से बगुले एक टांग पर खड़े होते हैं और दूसरे टांग पर अपनी ही उंगली से कलंगी सवारते हैं कोई, अपनी क्या है वो कलंगी होती है ना मुकुट के ऊपर, उसी तरह बगुले के ऊपर भी एक ऐसा बालों का गुच्छा सा होता है जिसको क्या करते हैं बगुले सवारते रहते हैं। तिरते जल में सुरपाक पुलिन पर मग रोटी रहती कोई। यहां पुलिन का मतलब होगा तट, सुरखाब का मतलब होता है चकवा पक्षी, और मगरोटी का मतलब होता है मुर्गे के समान एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं मुर्गा भी, ठीक है। और तिरते जल में, और चकवा पक्षी जल में तैरते हुए बड़ा आनंद ले रहे हैं, और उसी तट पर मगरोटी रहती सोई, और सोती हुई मुर्गी भी या मुर्गा भी, इसको इस तरह से ही लिखना है, ध्यान दें, मैं यहां पे लिख रहा हूं मुर्गा भी पक्षी भी वहां पर सोया हुआ नजर आ रहा है। आगे देखो अंतिम पैराग्राफ, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे साखुल ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। आगे देखते हैं, हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख हरियाली हिम आतप, हरियाली और हिम आतप का मतलब होता है सर्दी की जो धूप होती है। सर्दी की धूप जो ही हरियाली पृथ्वी पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर हरियाली भी क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। पृथ्वी पर जो हरी हरी फसल पैदा हो रही है, सर्दी की धूप पड़ते हुए हंसती हुई नजर आ रही है। सुख से अलसाए हैं सोए, और उस सुख में सर्दी की धूप में सभी आनंद के साथ सोए हुए नजर आ रहे हैं, अर्थात आलस के साथ सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली में नीसी की तारक स्वप्नों में से खोए, भीगी ओस की भीगी हुई बूंदों से, भीगी अंधियाली में निशी की, निशी का मतलब होता है रात, ओस की बूंदों से ये रात भी भीगी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओस की बूंदें पड़ती है तो चारों तरफ पानी पानी की बूंदें नजर आती है, और ऐसा लगता है कि ये अंधियारी जो रात है ये भी ओस से भीगी हुई नजर आ रही है। तारक स्वप्नों में खोए, और ये तारे हैं ये अपने स्वप्नों में खोए हुए हैं, अर्थात आनंद के साथ सोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुल ग्राम, यह गांव, ये प्राकृतिक सुषमा युक्त गांव, ये ग्रामीण परिवेश, ये हरियाली युक्त गांव, मरकत डिब्बे सा खुल, मरकत का मतलब होता है पन्ना, और पन्ना होता है हरे रंग का।
ये गांव चारों तरफ मरकत की तरह फैला हुआ है, अर्थात हरे रंग का दिखाई दे रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उसके ऊपर नीले रंग का क्या है, आच्छादन का मतलब ढका हुआ, नीले रंग का आकाश क्या है, ढका हुआ है। ये संसार चारों तरफ नीलम के डिब्बे के समान दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर नीला आकाश ढका हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निरुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, इस तरह से यहां पर पूरा वातावरण क्या है, शांत है। ऐसी हरियाली यहां छाई हुई है, चारों तरफ शांति व्याप्त है कि जिसकी उपमा किसी से की नहीं जा सकती। निज शोभा से हरता जनमन, और यहाँ की शोभा, इस शोभा को देखकर, इस हरियाली को देखकर, इस निर्ममता को देखकर चारों तरफ जनमन, हर प्रत्येक मनुष्य का मन प्रसन्नता के साथ आनंद व्यतीत करता है। यह सुमित्रा नंदन की एक कविता है ग्रामश्री, जिसमें ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया है, ग्रामीण सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक बार अवश्य दोबारा वीडियो को रिवीजन करें, आवश्यक रूप से देखें और अवश्य देखें। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक ग्रामश्री कविता का अध्ययन करें। आगे का वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।